अच्छा, जो हमने क्लास प्रीवियस स्टार्ट किया था वो था डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उससे पहले मैं आपको काफ़ी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो आपके एफ ब्लॉक होते हैं। डी ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। आउटर का वर्ड बेसिकली कहाँ से आया है कि जो आपका डी सबशेल होता है वो डिफ्यूज्ड होता है या वो ओरिएंटेड होता है, उसकी जो पेनिट्रेशन है वो आउटवर्ड होती है फ्रॉम द न्यूक्लियस। इस बेसिस पे इसको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। जो डी सीरीज होती है उनके सारे एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। फिर हमने ये पढ़ा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनको ट्रांजिशन ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एसओपी ब्लॉक के इन बिटवीन प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी ट्रांजिट कर रही होती है बिटवीन एस एंड पी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन देखी थी कि फर्दर अगर हम इनको क्लासिफाई करना चाहें तो हम इनको टिपिकल वन एंड नॉन टिपिकल वन में क्लासिफाई कर सकते हैं। टिपिकल वन वो होते हैं जिनमें डी इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, और नॉन टिपिकल वन वो होते हैं जिनमें डी कम्प्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, जिसमें जो आपके पास ये ग्रुप 2B एंड ग्रुप 1B, यानी 1B जो फाइनेस्ट मेटल्स हैं, ग्रुप 2B ये आपके पास नॉन टिपिकल की कैटेगरी में आ जाती हैं, क्योंकि इनमें डी कम्प्लीटली फिल्ड होता है दोनों में। ठीक है, बट इनको जो है वो टिपिकल वन के साथ क्यों रखा गया है? रीजन ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ जो रिजेंबल करती है, जिनमें से एक कॉमन प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन है। फिर हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा था, क्या होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था यहाँ पे अगर हम डी सीरीज पे फोकस करें, क्योंकि एफ सीरीज पे हमने एक अलग चैप्टर पढ़ना है, तो अभी हम एफ सीरीज को डिस्कस नहीं कर रहे, हम जस्ट 3D जो हमारी डी सीरीज है उसको देखें। तो हमारे पास फर्स्ट सीरीज जो डी में आती है वो है 3D सीरीज, जो कि आफ्टर कैल्शियम स्टार्ट होती है, यानी स्कैंडियम से जो हमारे पास सीरीज स्टार्ट हो रही है वो हमारी 3D सीरीज है। यानी यहाँ पे जो मेरा पेनल्टीमेट शेल है जिसमें जो डी है सब शेल वो 3D होगा, जिस जो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा। इसके बाद अगर हम सेकंड देखें जो कि 4D सीरीज है वो यट्रियम से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास 5D सीरीज है एंड 6D सीरीज है। बट मैंने कहा था आपसे कि आपकी कोशिश करना है आपको 3D सीरीज एटलीस्ट जो कि स्कैंडियम से स्टार्ट होके जिंक तक एंड होती है इस सीरीज के एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो हो गया थोड़ा प्रीवियस कि हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्कस कर रहे थे और हमने 3D ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, 3D में हमने कहा था कि कहाँ पे आपको थोड़ी सी एक्सेप्शनल या नॉर्मलस बिहेवियर नजर आता है फिलिंग ऑफ डी सब शेल में, कि क्रोमियम जो है वो आपको D5 नजर आता है। ठीक है, हालांकि वो D4 होना चाहिए था, लेकिन D5 यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी रीजन मैं आपको बता चुकी थी कि यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर एसोसिएटेड है विद दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली मैग्नीज के केस में आपके पास D5 और S2 है, तो यहाँ पे भी वही रीजन है। ठीक है, इसी तरह कॉपर के केस में और जिंक के केस में आपको थोड़ी सी नॉर्मलस बिहेवियर शो होता है कि कॉपर में बजाय इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D9 और 4s2 होने की बजाय यहाँ पे 3D10 है, तो वो है कंप्लीट जो आपका सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसीलिए। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे ऑलमोस्ट 3D सीरीज कंप्लीट। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड जो हमारे पास डी सीरीज है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जिसको 4D सीरीज कहा जाता है। इट मींस इसमें जो मेरा पेनल्टीमेट शेल होगा, अब मैं जब पेनल्टीमेट शेल का वर्ड यूज कर रही हूँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वैलेंस शेल से इनर वाला जो शेल होता है उसके अंदर अगर मैं किसी उसको पेनल्टीमेट शेल कहा जाता है, और उस शेल में मैं सब शेल डी को डिस्कस कर रही हूँ, यानी डी को मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फिफ्थ जो शेल है वो वैलेंस शेल है, और मेरा फोर्थ जो होगा इट मींस वो मेरा इनर होगा और वो मेरा पेनल्टीमेट होगा। उस शेल में मैं सब शेल की बात करूँ जो कि मेरा डी है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना? जी मैम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम यट्रियम से स्टार्ट करके कैडमियम तक आते हैं, तो ये जो आपकी 4D सीरीज है ये 3D सीरीज से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट कैसे है कि 3D सीरीज में हमने देखा था कि जो पहला एलिमेंट था स्कैंडियम, उसमें हमारे पास 3D1 था, 4s2 था। तो यट्रियम के केस में तो हमारे पास वही है,
ठीक है, फिर हम स्कैंडियम के बाद आए थे टाइटेनियम पे। टाइटेनियम के केस में हमारे पास वहां पे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 3d2 5s2, तो यहाँ पे भी यही है। ठीक है, फिर उसके बाद टाइटेनियम के केस के बाद हम आए थे विनेडियम पे। विनेडियम में वहां पे थी 3d3 एंड 4s2, तो यहाँ पे भी वही है। ठीक है, उसके बाद हम आ गए थे क्रोमियम के केस पे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, 3d3 के बाद हमारे पास आ गया था 3d5 वाला केस। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है कि हमारे पास 5 वाला केस आ गया है। रीजन क्या है कि हाफ सबशेल जो है वो हाफ फिल्ड हो जाता है विद इलेक्ट्रॉन और वो स्टेबल हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नीज वाला केस आपके पास आ जाता है कि 5 और आपके पास जो है एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। रीजन क्या है कि स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है आपकी डी की, अगर वो हाफ फिल्ड हो और एस जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो, तो इसलिए डी में बजाय D6 होने के जो एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल है वो एस में चला गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो इट मीन कि हमारी जो 3D और 4D सीरीज हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल चल रही है। लेकिन डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट होता है या वेरिएशन कहाँ पे आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो यहाँ से आती है। ठीक है, अगर आप देखो तो रुथेनियम में आपके पास आना चाहिए था 4d6 एंड 5s2। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 6 के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है प्रेजेंट आयरन के केस में, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपके पास 5 से डायरेक्ट 7 के पास चले जाते हैं। ठीक है, और 7 से आपके पास आ जाती है 8 इलेक्ट्रॉन, यानी डी में 8 इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो 3D सीरीज है और जो 4D सीरीज है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कहाँ तक पैरेलल है, वो 5 तक, तो 4d5 तक या d5 तक तो पैरेलल है, बट d5 के बाद जाके इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। वो ये है कि d6 की बजाय डायरेक्ट d7 होता है, फिर d8, ठीक है, और d9 की बजाय d10। ठीक है, d10 और 5s में 0 होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो मिस्टेक थी वो ये थी कि 5s में आपके पास 0 होंगे यहाँ पे प्लाडियम के केस में। ठीक है, फिर जो आपका सिल्वर का केस आएगा उसमें 4d10 5s1 होंगे। ठीक है, और जो कैडमियम का केस आएगा उसमें 4d10 और 5s2 होंगे। तो ये आपकी जो 4d सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये थोड़ी चेंज है 3d सीरीज से। बट अगर आप 5d सीरीज को देखो तो उसमें थोड़ा सा जो आपके पास रिजेम्बलेंस है विद 3D सीरीज को ज्यादा होती है। कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी जो 5D सीरीज है इट मीन्स उसमें जो आपका 5th डी जो है, यानी जो आपका वैलेंस शेल होना चाहिए वो 5 से ज्यादा होना चाहिए, 1 यूनिट ज्यादा होना चाहिए। तो इट मीन्स कि वैलेंस शेल तो आपका 6 हो गया, पेनल्टीमेट शेल आपका 5th हो गया। 5th में हम डी को डिस्कस करें तो 5D की फिलिंग हम यहाँ पे देखेंगे, और जो कि लैंथेनम से स्टार्ट हो रही है आपके पास और मरकरी पे एंड हो रही है। तो लैंथेनम से अगर हम देखें तो वो D1 है, फिर D2 है, फिर D3 आपके पास आ जाता है, फिर आपके पास टेंटेलम तक, फिर उसके बाद जो आपके टंगस्टन है वहाँ पे आपके पास 4 यहाँ पे आ रही है। ठीक है, जो अबव केसेस में नहीं थी। फिर यहाँ पे D5 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी D5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। फिर D6 यहाँ पे प्रेजेंट है जो 4D में नहीं थी, ठीक है, बट 3D में थी। ठीक है, फिर D7 है आपके पास, और D7 के बाद यहाँ पे फिर क्लास चेंज होगा। यहाँ पे ये चेंज होगा कि यहाँ पे आपके पास 7 और 2 9, और जो एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आएगा वो फिर डी में चला जाएगा, तो ये 5D 10 6s 0 होगा। यहाँ पे भी चेंज कर लेना, यानी ये वाली जो आपके पास प्लाटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये भी करेक्शन यहाँ पे करने वाली है कि ये 5D 10 होगा और 6s 0 होगा। ठीक है, फिर गोल्ड के केस में आपके पास 5D 10 6s 1, फिर आपके पास मरकरी के केस में 5D 10 6s 2। अगर आपसे ये तीनों सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद होती तो ठीक है, आप तीनों की ना याद करो, बट 3D सीरीज को एटलीस्ट आपने जरूर याद करना। ठीक है, ठीक है मैम। मैम 21 से 30 तक जो है 21 से लेके 30 तक जो है स्कैंडियम से लेके आपके पास जो है सीरीज स्टार्ट हो गई। मैम ये 5D4 है, इधर एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे भी करेक्शन होने वाली है, क्योंकि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये भी 5d5 है, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। ये एक 5d5, यहाँ पे भी 5d5 है, और यहाँ 6s आपके पास 0 है। प्लाटिनम के केस में s में 0 है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो आपका जो टंगस्टन का केस है वहाँ 5d5 है, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। बट मेन फोकस आपने 3d सीरीज पे ही करना, ठीक है। 3d सीरीज आपके पास कंप्लीट सीरीज, आपने उसी पे फोकस करना है और उसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। 4d और 5d का आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, ठीक है। पेनल्टीमेट शेल कौन सा होता है, वैलेंस शेल कौन सा होता है, ये एटलीस्ट आपको आइडिया हो, लेकिन इनको हम इतना यूज नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके बाद आपके पास एक 6d सीरीज होती है, तो यहाँ पे मैंने नहीं जो है वो लिखा, वो आपके पास इनकम्प्लीट सीरीज है एक्चुअली। और जो आपके पास एक्टिनाइड से स्टार्ट हो रही है, एक्टिनम से स्टार्ट हो रही है एलिमेंट से, जिसे एक्टिनाइड्स एक्टिनम से स्टार्ट हो रही है, वो कंप्लीट सीरीज नहीं है, इसलिए उसको काउंट नहीं किया जाता है, उसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया जाता। बट आपके पास जो 5d सीरीज तक है वहां तक कंप्लीट एलिमेंट्स है। अच्छा, यहाँ पे हम थे लास्ट टाइम कि अगर हम कॉपर को लें क्लास, कॉपर इन जीरो स्टेट, कॉपर इन जीरो स्टेट, तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जरा प्रीवियस देख आते हैं कि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1, ठीक है। इस केस में अगर मैं देखूं कॉपर इन जीरो स्टेट है, तो इट मींस कि 3d10 4s1 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उस केस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉपर इन जीरो स्टेट है, तो अगर आपने बताना है कि ये टिपिकल है, नॉन टिपिकल है, इन दोनों में से क्या है, तो कॉपर इन जीरो स्टेट नॉन टिपिकल होता है, ठीक है। नॉन टिपिकल क्यों होता है? क्योंकि इसमें डी कंप्लीटली फिल्ड है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। नॉन टिपिकल होता है, कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है? अगर आई होप आपको नजर आ रहा हो, थोड़ा ब्लर है। कलरलेस होता है, कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती। डी ट्रांजिशन उसी सूरत में पॉसिबल होगी अगर आपका डी जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड ना हो। तो अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं तो इट मींस कम्प्लीटली फिल्ड, आपके पास सारे डी सबशेल हो गए हैं। तो अब आप ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे, अब आप एक्साइटेशन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स की। तो इट मींस कि आपका जो कम्प्लेक्स होगा या जो आपकी मेटल है इन केस ऑफ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, उस केस में वो कलरलेस होगी। अगर आप इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो कॉपर विद जीरो, अगर जीरो स्टेट में है तो उस केस में वो डायमैग्नेटिक बिहेव करता है। रीजन है कि उसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ हम डी के लिहाज से बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब +1 की बात करें कि अगर कॉपर आ जाता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है आपके पास, यानी क्यूप्रस आयन जिसे कहा जाता है, तो ये जो क्यूप्रस आयन आपके पास होता है, इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि ये टिपिकल है या नॉन टिपिकल है, तो +1 कब बनेगा? अब देखो, जब भी हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है, हम कहाँ से रिमूव करते हैं? वैलेंस शेल से रिमूव करते हैं। वैलेंस कौन सा है? 4, यानी 4s। तो इट मीन कि 4s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव पहले होगा और फिर उसके बाद डी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो 4s में कितने थे? ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो +1 बनाने के लिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा? वो मेरे 4th शेल में से, s सब शेल में से रिमूव होगा। तो 4s तो 0 हो जाएगा, 3d वैसे के वैसे 10 ही रहेगा। तो इट मींस कि जो प्रॉपर्टी कॉपर की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वही प्रॉपर्टी मेरी कॉपर की +1 में होनी चाहिए। यहाँ तक समझ आया? जी मैम। अच्छा, उसके बाद क्लास अब आ जाते हैं +2 की फॉर्म में। अगर कॉपर हमारे पास हो तो उसे क्यूप्रिक आयन कहा जाता है, जिसको क्यूप्रस कहा जाता है +1 में, और +2 में क्यूप्रिक आयन। अब क्यूप्रिक आयन बनाने के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने पड़ेंगे जो आपका न्यूट्रल कॉपर है उसमें से, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कैसे करवाने पड़ेंगे? एक तो आप एस से रिमूव करवाओगे, यानी वैलेंस शेल में से। अब जो सेकंड आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना पड़ेगा वो आपको पेनल्टीमेट शेल में से, यानी 3rd शेल के 3d सब शेल में से रिमूव करवाना पड़ेगा। तो अब आपकी 3d में हो जाएंगे 9। 9 का मतलब है कि अगर आपको याद हो 3d सब शेल में 5 डीजेनरेट आपके पास
डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्केयर, वाई स्केयर, डी जी स्केयर, ये प्रेजेंट होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और इन हर एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 9 का मतलब है कोई एक जो है वो हाफ फिल्ड है। इस हाफ फिल्ड होने की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो टिपिकल है, ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। और टिपिकल की कैटेगरी में आने वाले जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कलर शो करते हैं, तो इट मींस ये कलर भी शो करेगा। फिर आपके पास ये क्या है कि इसमें चूंकि डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कंप्लीटली फिल नहीं हुआ, D9 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में है, तो इसी वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करेगा। और इसमें कलर जो है वो क्यों होगा, क्योंकि डी ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो अगर आपसे इन तीनों को दे दिया जाए और इन तीनों से के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि आपने बताना है इन तीनों में से कौन से नॉन टिपिकल वन है, कौन से टिपिकल वन है, कौन से डायमैग्नेटिक है, कौन से पैरामैग्नेटिक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लास क्लियर है? यस मैम। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं कि क्लास हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हमारे पास कहाँ से डिस्कवरी आई या इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। क्योंकि जब भी हम कोई भी ब्रांच या कोई भी ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं या कोई भी चैप्टर पढ़े होते हैं तो हमें उसकी सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्यों बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पहले तो अगर हम ओरिजिन देखें तो ओरिजिन इस तरह से है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते थे जो आपको बहुत एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते थे या नॉर्मलेस बिहेवियर शो करते थे, जिनमें एक आपके पास है इनविजिबल इंक। अगर मैं यहाँ पे देखो, एक कंपाउंड था जो कि आपके पास एज इनविजिबल इंक के तौर पे यूज किया जाता था, जो कि था आपके पास कोबाल्ट डाइक्लोराइड। ये समझा जाता था कि उसका जो सोल्यूशन होता है हमारे पास वो एज ए इनविजिबल इंक के तौर पे यूज किया जाता था, कि इस इंक से जो भी हम राइट डाउन करते थे वो विजिबल नहीं होता था अनटिल अनलेस आप उस पेपर पे जिस पे आपने राइट डाउन किया उसको हीट अप करो। जैसे ही उसको वार्म किया जाता था, ये हीट किया जाता था, तो क्या होता था कि उसको जो आपके पास इंक से जो आपने लिखा है राइटिंग आपकी जो है वो विजिबल हो जाती थी। तो इट मींस कि यहाँ पे आपकी जो अपॉन हीटिंग या वार्म करने से आपके पास जो है वो लिजिबल ब्लू कलर आ रहा है, जो कि फिर क्या होता था कि आहिस्ता आहिस्ता वही कलर जो कि अब आपको अपेयर होना शुरू हुआ है, अब अगर आप क्या करोगे थोड़ी देर के लिए फिर उस पेपर को हीट देना बंद कर दो, ठीक है, और उसको फिर एनवायरनमेंट में ऐसे ही रख दो, तो फिर क्या होता था वो कलर फिर दोबारा डिसअपेयर होना शुरू हो जाता था। तो ये जो फिनोमिना है था कि इनविजिबल इंक का, अगर आप देखो कि पहले इनविजिबल है, अपॉन हीटिंग जो है आपके पास विजिबल हो रहा है, फिर अगर उसको एयर में थोड़ी देर के लिए दोबारा जो है वो रखा जाए तो वो दोबारा इनविजिबल हो जाता है। तो इसकी अगर जो है साइंटिस्ट ने इसकी जो पीछे हिस्ट्री है उसको स्टडी किया कि इसका बैकग्राउंड क्या है, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली जो आपके पास सोल्यूशन है कोबाल्ट क्लोराइड का वो क्या होता है, वो एक आपके पास कलरलेस सोल्यूशन होता है या पिंक कलर का, ये लाइट से पिंक कलर या कलरलेस सोल्यूशन होता है अगर ये डाइल्यूट फॉर्म में हो। अब क्या होता है जब आप इसको हीट करते हो इस कंपाउंड को, जिसको मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दे रही हूँ, ठीक है। अब इसको क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम दे रही हूँ, उसकी रीजन ये है इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, अभी हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज या कौन कौन सी टर्म्स डिस्कस होती हैं। तो उसमें एक चीज डिस्कस होती है कि एक सेंट्रल मेटल एटम होना चाहिए या सेंट्रल मेटल आयन होनी चाहिए, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके साथ हमारे पास लिगेंड्स होने चाहिए जो उसके साथ बॉन्डेड हो थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए मैं इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम दे रही हूँ। ठीक है, ऑल्दो जब ये डिस्कस हुआ, जब इसके बारे में स्टडी किया गया, तो तब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री काफी अरसे बाद जाके उसकी बेसिस जो है वो हमारे पास आई है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने जब ये देखा कि ये जो इंक है वो हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो हमारे पास कुछ इस तरह का है, जिसको हम हेक्सा एक्वा कोबाल्ट फ्लोराइड कह सकते हैं। ये कैसे कहा है या इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे लिखनी है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी इसको हीट जैसे किया जाता है तो अपॉन हीटिंग क्या होता है, आपके पास यहाँ आपको वाटर नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाटर जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है।
ये 12H2O यानी ये वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और ये आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ब्लू इन कलर होता है। फिर आप क्या करते हो कि जैसे ही इस पेपर को, जिसपे आपके पास अब ब्लू कलर अपेयर हो गया है, इस पेपर को आप थोड़ी देर इन्वायरमेंट में रखते हो तो वही वाटर जो रिमूव हुआ है, वही वाटर ये पेपर दोबारा एब्जॉर्ब कर लेता है और दोबारा आपके पास ये रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू दोबारा उसी पिंक कलर या कलरलेस जो आपका सॉल्यूशन है, ये कलरलेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें चेंज हो जाता है। तो एक तो ये फिनोमेना, ये एक इरेगुलर या बिहेवियर था जो आप कह सकते हो कि नेचर में हो रहा था, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी उसको जब डिस्कस किया गया तो उसकी ओरिजिन या उसकी बेसिक आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आई। प्लस आपके पास कुछ ऐसे कैटलिस्ट हैं जिनमें एक कैटलिस्ट है हमारे पास जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। ये आपके पास एक साइंटिस्ट था, जिगलर साइंटिस्ट, और उसने ये डेवलप किया था जिगलर नाटा कैटलिस्ट, और उसको नोबेल प्राइज भी इस बेसिस पे दिया गया था। ये जो कैटलिस्ट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन की, यानी जो पॉलीइथीन आप बनाते हो पॉलीमर, उसकी प्रिपरेशन के लिए आप जिगलर नाटा कैटलिस्ट को यूज करते हो, और ये भी मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। तो इट मींस कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, उनकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। अगर हम नेचर में या ह्यूमन बॉडी की बात करें या नेचुरली अकरिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो उनमें हमारे पास क्लोरोफिल जो है वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जिसमें मेटल जो है वो मैग्नीशियम होती है। इसी तरह हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास, वो आपका जो ऑक्सीजन कैरियर होता है ब्लड में, वो आपका आयरन कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह आप EDTA यूज करते हो वाटर सॉफ्टनिंग के लिए या वाटर हार्डनिंग रिमूवल के लिए, ठीक है। इसी तरह EDTA को मेटल पॉइजनिंग के लिए यूज करते हो। ये सारे के सारे क्या हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। तो इट मींस के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी आपके पास नेचुरल सिग्निफिकेंस भी है, उनकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस भी हैं, और उनका जो ओरिजिन है वो कैसे आया कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो कि आपको इनके साथ एसोसिएटेड क्या है, इनके साथ एसोसिएटेड है कलर फिनोमेना के। मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलर होते हैं। तो जो कलर की ओरिजिन थी या कलर की बेसिक थी, वो कलर फिनोमेना में जो कुछ कंपाउंड्स के लिए चेंज आ रहा था, वो बेसिक बना के उनकी केमिस्ट्री को डिस्कस किया जाए या उनकी केमिस्ट्री को फाइंड आउट किया जाए कि क्या चीज ऐसी है जो रिस्पॉन्सिबल है इस कलर फिनोमेना के लिए, ठीक है। फिर आपके पास क्या है कि एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो आपकी मेटल हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाती हैं, तो उसका आंसर ये है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नेचर में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका आंसर ये है कि हर मेटल एटम जो है वो कोशिश करती है कि वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करे। अगर सिल्वर जो है वो सिल्वर कैटाइन की फॉर्म में प्रेजेंट है, और साथ ही आपके पास जो है वो अमोनिया प्रेजेंट है, यानी आपको उसमें आप यानी सिल्वर क्लोराइड है इन केस आपके पास, और वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, उसमें आप जो है उस प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करो अमोनिया के सोल्यूशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक्सेस ऑफ अमोनिया में। तो आपके पास जो सिल्वर कैटाइन यहाँ पे प्रेजेंट है, वो सिल्वर कैटाइन जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। वो स्टेबलाइजेशन कहाँ से आएगी, वो स्टेबलाइजेशन आएगी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन से। तो इट मींस कि मेरा ये आंसर कि जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेचर में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका आंसर मेरे पास ये हो गया कि हर मेटल एटम या हर मेटल आयन जो है वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, और उस स्टेबिलिटी को जो है एक्वायर करने के लिए वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाता है। ये बात समझ आई यहाँ तक? Yes, ma'am. मैम अच्छा, अब ये रिएक्शन है आपके पास जिसमें सिल्वर क्लोराइड है आपके पास, और उसमें ये अबव आपके पास कि अगर सिल्वर प्रेजेंट हो आपके पास, तो उसमें अगर HCl का सोल्यूशन डाला जाए तो आपके पास सिल्वर क्लोराइड की प्रेसिपिटेट बन जाएगी। प्रेसिपिटेट को अगर आप एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ ट्रीट करते हो तो आपके पास क्लियर सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये जो क्लियर सोल्यूशन है ये ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो
बाकी केसेस में भी पॉसिबल है कि आप अमोनिया की जगह जो है वो वाटर लिगेंड अटैच हो सकते हैं। तो कैसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो आगे हम देखेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रीवियस हिस्ट्री पे ही कि जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पता चल गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। तो जो आप हिस्ट्री देखोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, वो जिन मेटल के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया वो थे कोबाल्ट एंड क्रोमियम। ये दो एलिमेंट्स ऐसे थे जिनसे बनने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कि आप कह लो कि वो उनकी स्टडी रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की डेवलपमेंट में। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्सेस को जो कोबाल्ट और क्रोमियम मेटल से बनते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस को कोबाल्ट क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस का नाम दिया गया। और उनमें भी किन कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी किया गया, जो कि कोबाल्ट अमाइन कॉम्प्लेक्सेस हैं या क्रोमियम अमाइन कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, ये आपके पास हिस्टोरिकल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जो कि 1798 में बेसिकली जिन कंपाउंड्स की स्टडी की गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वो इनसे इन मेटल से बनने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थे। और इनको जब क्लासिफाई किया गया तो जो हमारे पास ओल्ड स्कीम थी क्लासिफिकेशन की, वो थी ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कलर फिनोमेना प्रीवियस हिस्ट्री में हम कलर के बेसिस पे इनको क्लासिफाई करते थे। तो कलर की बेसिस पे इनको कैसे क्लासिफाई किया गया कि साइंटिस्ट ने कहा कि जो आपके पास कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड विद 6 अमोनियम मॉलिक्यूल के साथ होता है, वो आपके पास येलो इन कलर होता है। ठीक है, तो येलो के लिए जो वर्ड यूज किया गया वो था आपके पास ल्यूटियो। तो इनको ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे एसोसिएट कर लिया इस कलर को नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ, कि अगर कोई कोबाल्ट का बनने कोबाल्ट या क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है विद 6 अमोनिया मॉलिक्यूल, तो उसका कलर जो है वो होना चाहिए येलो। ठीक है, और उस बेसिस पे उसको हम कह देंगे ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। इसी तरीके से अगर आपके पास कोबाल्ट क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स है विद 5 अमोनिया मॉलिक्यूल, तो उस केस में उसका कलर होता है पर्पल। अगर उसका कलर पर्पल है तो उसको कहा जाता है पर्पियो कोबाल्टिक क्लोराइड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। इसी तरीके से अगर कोबाल्ट क्लोराइड विद 4 अमोनिया मॉलिक्यूल है तो उस केस में उसके दो कलर होते हैं, पर्पल भी और ग्रीन भी, और उस बेसिस पे उसको प्रेसियो कोबाल्टिक क्लोराइड का कह दिया जाता है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कलर ओल्ड स्कीम की क्लासिफिकेशन की कॉम्प्लेक्सेस की। लेकिन जाहिर सी बात है हर स्कीम को डिसअप्रूव किया जाता है, हर स्कीम की रिजेक्शन की कोई ना कोई बेसिस आती है। तो इस ओल्ड स्कीम को रिजेक्ट करने का बेसिस क्या बना कि इरेडियम कॉम्प्लेक्स होता है, इरेडियम ट्राइक्लोराइड विद 6 अमोनिया मॉलिक्यूल। अगर तो आपके पास यही क्लासिफिकेशन थी तो इट मीन्स कि इसमें भी 6 अमोनिया है और यहाँ पे भी 6 अमोनिया है। तो हमने पीछे बात की कि विद 6 अमोनिया मॉलिक्यूल येलो कलर आना चाहिए, बट इस कॉम्प्लेक्स का जो है वो कलर होता है वाइट। तो इट मीन्स कि जो कलर की बेसिस पे क्लासिफिकेशन थी कॉम्प्लेक्सेस की, वो तो हमारे पास क्या होगी, रिजेक्ट। यहाँ तक समझ आया? जी मैम। जी मैम। अच्छा, फिर उसके बाद क्लास यहाँ पे मैंने एक कोबाल्ट जो आपके पास क्लोराइड है विद 4 अमोनिया मॉलिक्यूल के केस में दो कलर लिखे हैं, पर्पल एंड ग्रीन। पर्पल एंड ग्रीन इट मींस कि एक कॉम्प्लेक्स एक से ज्यादा कलर भी रखता है, तो आप कैसे फिक्स कर सकते हो उस रूल को कि ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो ये रिजेक्शन की बेसिस हो गई जो कि सॉलिड रीजन है। दूसरी आपके पास ये है कि एक कॉम्प्लेक्स एक से ज्यादा कलर रख रहा है, तो आप कैसे उसको क्लासिफाई कर रहे हो, तो उसकी भी बेसिस है, कुछ ना कुछ होगा उसके पीछे, उसके बैकग्राउंड में, जो वो दो डिफरेंट कलर आपको दे रहा है। तो वो बाद में स्टडी करके हमें पता चला, या फर्दर जो बाद में हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई, तो उस इंफॉर्मेशन ने हमें ये बताया कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें भी सिस और ट्रांसफॉर्म होती है। और अगर किसी कंपाउंड में सिस एंड ट्रांसफॉर्म दोनों प्रेजेंट हो इन इक्विलिब्रियम, तो वो दो कलर एग्जिबिट करता है साइमल्टेनियसली एक ही कंपाउंड। ठीक है, जिसमें उसकी सिस की वजह से आइसोमर जो है वो डिफरेंट कलर का होता है और जो ट्रांस है वो डिफरेंट कलर का होता है। तो यहाँ पे विद 4 अमोनिया मॉलिक्यूल जो रीजन है टू डिफरेंट कलर का, वो तो ये आ गया जो कि आपको बाद की इंफॉर्मेशन यानी फर्दर स्टडी से पता चला। ठीक है, यहाँ पे क्लास इसको पढ़ लेना, ये ऑलमोस्ट मैं सारा डिस्कस कर चुकी हूँ। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज किया जाता है इनको,
ठीक है, हीमोग्लोबिन हो गया, आपका जो क्लोरोफिल है, इसके अलावा जिगलर आपके पास नाटा कैटलिस्ट है। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो मैं सबसे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि जो आपके डबल सॉल्ट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाते हैं, वो आयनाइज हो जाते हैं, जबकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। यहाँ तक आपका था लेक्चर नंबर 1 जो हमने प्रीवियस स्टार्ट किया था। अब है यहाँ से कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर हम लेक्चर नंबर 2 पे आते हैं, जो कि हमने आज टॉपिक डिस्कस करना है। कोई कंफ्यूजन हो? मैम एक No, क्वेश्चन है। ठीक है, सुभान पूछें। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये जो कलर शो करते हैं, ये डीडी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, तो इसमें ये जो 3 ऑर्बिटल नीचे बनते हैं और 2 ऑर्बिटल ऊपर बनते हैं, स्प्लिटिंग हो डी एक्स जाती है। वाई डी, हाँ, तो इनमें एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है, दोबारा बोलो। एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है ना, हम्म। मतलब कि एक हाई हाँ होती है और एक की लो होती हाँ। है। तो हर में जो एनर्जी डिफरेंस लेवल है वो डिफरेंट होगा या सेम होगा? अच्छा, इसकी रीजन क्या है, ये अभी आप बहुत जल्दी क्वेश्चन पूछ रहे हो कि डी ट्रांजिशन में जो आपके पास स्प्लिट अप हो जाते हैं आपके डी ऑर्बिटल्स इनटू एनर्जी लेवल, जिन्हें आप जो है वो आपके पास T2G या EG सेट्स कहते हो। तो वो आपके पास उसके इन बिटवीन जो एनर्जी डिफरेंस है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है आपके लिगेंड्स पे। ठीक है, जो आपके सेंट्रल मेटल के टाइम के साथ आपके जो लिगेंड्स बॉन्डेड होते हैं, वो लिगेंड्स बेसिकली वो स्प्लिट क्यों होता है? पहली तो बात है कि जो आपका डी ट्रांजिशन है वो क्यों हो रही है। तो उस डी ट्रांजिशन के लिए आपकी जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका लिगेंड। लिगेंड जो है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एक थ्योरी हमने पढ़नी है CFT। ठीक है, उस CFT में हम कलर फिनोमिना को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए भी ये याद रख लो कि जो आपका लिगेंड है उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, वो जब जैसे ही लिगेंड आपकी सेंट्रल मेटल एटम के क्लोज आता है तो वो डी ऑर्बिटल को स्प्लिट अप कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पावर। ठीक है, अब आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, कुछ वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं वो ज्यादा फील्ड क्रिएट करते हैं, मतलब वो ज्यादा स्प्लिट करेंगे। आपका जो T2G या EG सेट्स बनेंगे उनमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। जो वीक फील्ड होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो स्प्लिटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से डेल्टा E की वैल्यू कम होती है। तो अभी तक के लिए इतना ही याद रखो, आगे हम जब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ओके मैम। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, स्क्रीन शेयर चेंज हुई है आपके साथ? जी मैम। अच्छा, यहाँ पे है क्लास कुछ टर्म्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज की जाती हैं। वो टर्म्स आपने क्लास इस लेक्चर को लाजमी ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये इसमें जो मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने लगी हूँ वो आगे आपको यूज आपने करने हैं और वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, मैम मीटिंग रिन्यू कर लें, 10 से 1 मिनट रहेगा। मुझे आवाज नहीं आई आपकी, आपने क्या कहा? मैम मीटिंग रिन्यू कर लें, 1 मिनट रह गए। रिन्यू कैसे? ये तो